आज की वीडियो है, इसमें हम 12th क्लास की ज्योग्राफी के चैप्टर परिवहन और संचार ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में देखेंगे। बेसिकली परिवहन से अगर हम स्टार्ट करें या ट्रांसपोर्टेशन से, तो उसका सीधा सा मतलब क्या होता है, कोई भी एक ऐसा साधन जिसकी वजह से कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति, कोई भी कमोडिटी या फिर कोई भी पर्सन एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। और पूरी दुनिया में परिवहन के सिर्फ 3 साधन हैं, 3 कैटेगरीज़ में डिफाइन किया गया है, स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। लैंड रूट, वाटर रूट और एयर रूट। इसके अलावा शुरुआत करते हैं हम भूमि परिवहन से, लैंड ट्रांसपोर्टेशन से। सबसे पहली चीज़ समझिएगा, हमारी पूरी विश्व में, पूरी दुनिया में आज तक का सबसे ज़्यादा पुराना और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला रास्ता जो है, वो है भूमि परिवहन, लैंड ट्रांसपोर्ट। देखिए, इसको हम सबसे इम्पोर्टेंट इसीलिए मानते हैं क्योंकि जब आदि मानव ने पहली बार पहिए का आविष्कार किया और आज जो हम बुलेट ट्रेन के दौर में जी रहे हैं, ये दोनों ही चीज़ें आज तक ज़मीन के माध्यम से ही, यानी भूमि परिवहन के माध्यम से ही जुड़ी हुई हैं। हाँ, इसमें थोड़ा-सा समय के साथ डेवलपमेंट आया है, जैसे सड़कें बन गई, रेलवे, पाइपलाइन और सबसे मॉडर्न वर्ज़न केबल वे, ये देखने को मिला है। और यहाँ पर एक 1 मार्कर का क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो केबल वे है, ये बेसिकली आपकी भूमि परिवहन का हिस्सा है, लैंड ट्रांसपोर्टेशन का हिस्सा है। अब इसके अलावा सड़कों की बात करें, तो सड़कें जो होती हैं कम दूरी के लिए काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती, यानी बहुत कम खर्च लगता है। दूसरा, इनका प्रयोग व्यापार और यात्रा, ट्रेड और ट्रैवलिंग दोनों में किया जाता है। और सड़कों की सबसे बड़ी ख़ासियत क्या होती है कि इनके अंदर डोर टू डोर सर्विस आपको देखने को मिलती है। यानी कि एक रास्ते से दूसरी जगह जहाँ पर भी पहुँचना है आपको, वहाँ तक डेफ़िनेटली कोई ना कोई कच्ची-पक्की सड़क आपको मिल जाएगी। और इन सभी प्रकार की सड़कों में सबसे इम्पोर्टेंट वाली जो होती है, वो होती है आपकी राजमार्ग, यानी कि हाईवेज़। इसके अलावा पूरी दुनिया में अगर हम हाईवे की बात करें, तो हाईवे की सबसे ज़्यादा ख़ासियत क्या है कि सबसे पूरे देश को जोड़ने वाली ये पक्की सड़कें होती हैं। इनमें अलग-अलग लेन, अलग-अलग पुल, फ्लाईओवर, यानी कि एक अच्छे तरीके से इसको मेंटेन रखा जाता है। जितने भी विकसित देश हैं, वहाँ पर सारे शहर और सारे बंदरगाह हाईवे के माध्यम से ही जोड़े जाते हैं। और उसके साथ-साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो ज्योग्राफी का बेसिक नियम भी है, कि सभी चीज़ें अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उन्हीं में से सड़कों की भी बात रहेगी कि पूरे विश्व में सड़कें अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि सब जगहों पर इक्वली सड़कों का मैप नेटवर्क नहीं है। जैसे अगर हम इस मैप में बात करें, डायग्राम में बात करें, तो हमारे पास सबसे पहला नाम आता है यूएसए का, जहाँ पर सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर उसके बाद ब्राज़ील। इस तरीके से पूरी कैटेगरी रहती है। नॉर्थ अमेरिका में अगर हम बात करें हाइवेज़ की, तो ख़ासियत क्या है कि 0.65 किलोमीटर में आपको देखने को हाईवे मिल जाती है, यानी कि हर 650 मीटर पे आपको एक हाईवे देखने को मिलेगा। और ये पश्चिमी तट को पूर्वी तट से जोड़ रहे हैं। देखो, ये एक ट्रिक वाली बात रहती है कि आप किसी भी महाद्वीप की बात कर रहे हैं, किसी भी, तो इसके 2 हिस्सों को जोड़ दो। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि जी नॉर्थ अमेरिका के बारे में बताओ, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की सड़कों के बारे में बताओ, तो कोई भी फैक्ट उठाने से पहले आप यही मुद्दा लिख दो कि इस महाद्वीप की सड़कें एक हिस्से को, पूर्वी हिस्से को पश्चिमी हिस्से से जोड़ती हैं। उसके साथ-साथ यूरोप में अगर हम बात करें, तो यूरोप में वहाँ के व्हीकल्स और वहाँ का हाईवे नेटवर्क बहुत ज़्यादा डेवलप है। इतना डेवलप कि मान के चलो, आप बाय रोड ट्रैवल करते हुए पूरे यूरोप के अलग-अलग कंट्रीज़ तक पहुँच सकते हैं। उसके साथ-साथ रूस में अगर हम बात करें, तो रूस का जो रोड नेटवर्क का सेंटर है, वो है उलस। इस उलस से ही सारी चीज़ें शुरू हैं, ये सेंट्रल बना पड़ा है। उसके साथ-साथ भारत में अगर हम बात करेंगे, तो भारत में जोड़ने वाले तो बहुत सारे हाईवेज़ हैं, जिनमें से एक आपका है एनएच-44, जो भारत का सबसे बड़ा हाईवे है, जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ रहा है, उत्तर व दक्षिण से जोड़ रहा है। इसके अलावा भारत में काफ़ी सारे रोड प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर, पूरब-पश्चिम गलियारा, उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर, नॉर्थ-साउथ गलियारा। उसके साथ-साथ स्वर्णिम चतुर्भुज, गोल्डन क्वार्टाइल, जो 4 बड़े महानगरों को जोड़ रहा है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई। उसके साथ-साथ रेलवे की अगर हम बात करें, तो रेलवे लंबी दूरी के लिए बहुत एक अच्छा ऑप्शन है। उसके साथ-साथ पहली जो पब्लिक रेलवे चलाई गई थी 1825 में, इंग्लैंड में चलाई गई थी, और ये 19वीं सदी में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय माध्यम बन गया था। क्यों? क्योंकि सारा का सारा रॉ मटेरियल इसी के माध्यम से सभी क्षेत्रों तक पहुँचाया जा रहा था। उसके अलावा यूरोप में रेलवे की बात करो, तो यूरोप में हर साढ़े 6 किलोमीटर पे आपको रेल नेटवर्क देखने को मिल जाएगा। उसके साथ-साथ यूरोप की सबसे बढ़िया रेलवे कौन-सी है? वो है लंदन और पेरिस की भूमिगत रेलवे, जिसे आप ब्रूम टनल के नाम से भी जानते हैं या यूरो टनल के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा ये एक अंतर्देशीय रेल मार्ग है। अंतर्देशीय मतलब ये 2 या 2 से ज़्यादा देशों तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। ठीक इसी तरह रूस की बात करें, तो रूस में भी बहुत अच्छा नेटवर्क है, और रूस की जो सबसे बड़ी रेलवे मानी गई है, सबसे इम्पोर्टेंट,
वो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जो कि 9,332 किलोमीटर लंबी है और दुनिया की सबसे लंबी डबल ट्रैक रोड रूट, यानी कि जाने की ट्रेन भी का रास्ता भी और आने की ट्रेन का भी अलग रास्ता है। उसके साथ-साथ ये एक इलेक्ट्रिक रूट है और दुनिया का सबसे बड़ा रूट माना जाता है। उसके साथ-साथ नॉर्थ अमेरिका में बात करें, तो यहाँ पर रेलवे नेटवर्क तो अच्छा खासा है, लेकिन एक दिक्कत भी आती है कि ये इंडस्ट्रियल यूज़ में ज़्यादा होता है। यानी कि ट्रैवलिंग के लिए इतना नहीं है कि आपके ट्रैवल को अच्छा कर दे, लेकिन ये इंडस्ट्रियल यूज़ में बहुत अच्छे से इस्तेमाल होता है। उसके साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया के रेल रूट की बात करोगे, तो ये चारों एरियाज़ तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। उसके साथ-साथ दक्षिणी अमेरिका में ज़्यादा कोई ख़ास नेटवर्क है नहीं, लेकिन फिर भी इसमें बंदरगाहों के साथ रेलवेज़ को जोड़ा गया है, शहर और बंदरगाहों को। उसके अलावा हम बात करते हैं अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग की। देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्यों? क्योंकि यहाँ से एक आपका 3 या एक 5 नंबर में उठ के कोई सा भी रेल रूट आएगा, वो पक्का है। उसके अलावा ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो हमारे सबसे पहला रेलवे है, इसको अगर हम बात करें तो रूस में एस्टैब्लिश्ड है ये, रूस का हैगा। उसके साथ-साथ ये दुनिया का सबसे लंबा डबल ट्रैक रूट, जो कि 9,332 किलोमीटर का है और ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, यानी एक महाद्वीप के अलग-अलग हिस्सों तक जाता है। और अगर आप सारी कैटेगरी मिलाकर कैलकुलेट करते हैं इसको, तो ओवरऑल दुनिया का दूसरा सबसे लंबा रेल रूट माना जाता है। उसके साथ-साथ इसके अगर आप रूट को देखोगे, देखो ये डायग्राम क्यों ज़रूरी है, इमेज ज़रूरी क्यों है? क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ये इमेज देगा। इमेज से एक क्वेश्चन आपकी नॉलेज के बेस पे सॉल्व हो जाएगा, जो सामने दिख रहा होगा, लेकिन 2 क्वेश्चन जो होंगे वो आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे उसी के हिसाब से। अगर आपको मॉस्को दिख जाए या फिर उरल दिख जाए या फिर मंगोलिया, ऐसा कोई भी दिख जाए, तो ये चीज़ याद रखिएगा, रूस में इकलौती सबसे इम्पोर्टेंट रेलवे जो आपके सिलेबस में डाली गई है, वो है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, जो कि है साइबेरियन मार्ग। उसके अलावा ट्रांस कनाडियाई रेलवे, बेसिकली इसको कैनेडियन पैसिफिक रेलवे के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1886 में करी गई थी और ये 7,050 किलोमीटर लंबा है और ये बेसिकली सेम वही नॉर्थ अमेरिका में एस्टैब्लिश है। ईस्टर्न कोस्ट को, यानी पूर्वी बंदरगाह को पश्चिमी बंदरगाहों से जोड़ता है और ये इकलौता ऐसा मार्ग है नॉर्थ अमेरिका में जो सर्दियाँ पड़ने के बावजूद, बर्फ़ गिरने के बावजूद पूरे साल एक्टिव रहता है। उसके अलावा नेक्स्ट रहता है आपका यूनियन और पैसिफिक रेलवे। देखिए, यूनियन और पैसिफिक रेलवे ये भी नॉर्थ अमेरिका का ही है और ये काफ़ी सारे देशों से होकर गुजरता है, जैसे लाइक न्यूयॉर्क, क्लीवलैंड, शिकागो, ओमाहा, इवांस, इन सब से होकर ये गुजरता है। इसकी शुरुआत 1862 में हुई थी और ये उस समय की सबसे पहली रेलवे थी जो विचार के साथ आई कि एक ही महाद्वीप के अलग-अलग हिस्सों तक रेलवे को इस्तेमाल किया जाए और ये पूरी तरह से माल ढुलाई में इस्तेमाल होती है। फ्रेट रूट है पूरा का पूरा, इस पे सिर्फ़ कच्चा माल ले जाया जाता है। जैसे कि आयरन ओर, अयस्क, अनाज, कागज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे, अब इसको समझिएगा, ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे जो ऑस्ट्रेलिया वाली है, अक्टूबर 1917 में चालू हुई, लेकिन ये सिर्फ़ एक नहीं है, इसको हम 2 लाइनों में मानते हैं, डर्विन बर्डन लाइन और एक एलिस स्प्रिंग लाइन। बेसिकली इसको अगर आप डायग्राम से देखेंगे, तो ये जो डर्विन और ये एडिलेड के बीच में यही वाली है डर्विन एडिलेड लाइन और उसके अलावा पर्थ और सिडनी लाइन, ये देखने को मिलती है। तो एक ही नेटवर्क 2 अलग-अलग हिस्सों को एक साथ जोड़ता है, ये ऑस्ट्रेलियन कनाडिया रेलवे की खासियत है। उसके अलावा ओरिएंट एक्सप्रेस बेसिकली ट्रेन रूट ऐसा हैगा, जो कि पेरिस से इस्तांबुल तक जाता है और इसके साथ-साथ इसको अगर हम ओवरऑल देखें, तो ये काफ़ी सारे देशों से होकर गुज़र रहा है और काफ़ी सारे देश इसमें कौन-कौन से हैं? जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर म्यूनिख है, वियना है, बुदापेस्ट है, बेलग्रेड है, ये सारी चीज़ें, और इस रूट को बेसिकली व्यापार में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इसकी शुरुआत जो हुई थी 1883 में हुई थी। उसके साथ-साथ पाइपलाइन की बात करें, तो आज की डेट में पाइपलाइन एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, क्यों? क्योंकि अब धीरे-धीरे सभी देशों की जो सरकारें हैं, वो शिफ्ट हो रही हैं कि ये टैंकर्स वगैरह में भर के लिक्विड को या पेट्रोल को या केमिकल्स को एक एरिया से दूसरे एरिया तक ना ले जाया जाए। तो इसीलिए जो पाइपलाइन होती है, इसका सबसे बेस्ट फ़ायदा क्या है कि ये पाइपलाइन किसी भी गैस को, किसी भी लिक्विड को बिना किसी रुकावट के एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत आसानी से पहुँचा देते हैं। जैसे आपके एरियाज़ में सबके पाइपलाइन बिछी हुई है, पानी होगी, तो इस तरह से। उसके साथ-साथ इसकी एक दिक्कत भी है, ये बहुत ज़्यादा हाई मेंटेनेंस वाला है, यानी अगर एक बार खराब हो गया, तो आपको खर्च करना पड़ेगा और कहीं भी थोड़ी-सी लीकेज होती है, तो पूरी की पूरी पाइपलाइन में दिक्कत आ सकती है, दुर्घटना भी घट सकती है। आज की डेट में सबसे ज़्यादा पाइपलाइन इस्तेमाल करने वाला जो राज्य है, वो रहता है आपका यूएसए। जिस यूएसए की आप बात कर रहे हैं, ये यूएसए जो रहेगा पूरा का पूरा, सबसे बड़ी पाइपलाइन इस्तेमाल करता है, इसका नाम क्या है? बिग इंच। उसके साथ-साथ ये यूरोप, रूस, पश्चिम एशिया, इन सब में भी इन सब के लिए
काम चल रहे हैं। उसके अलावा अगर आप इन सबको ओवरऑल देखते हो तो पाइपलाइन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सिर्फ़ किसके लिए? गैस और लिक्विड के लिए। लेकिन याद रखिएगा, आपको अपने आंसर में भी मेंशन करना होगा कि ये बहुत ज़्यादा हाई मेंटेनेंस है, इसमें खर्चा क्या है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद आते हैं हमारे समुद्री मार्ग। समुद्री मार्ग देखिए पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा व्यापारिक में यूज़ होते हैं, क्योंकि ये मेंटेनेंस नहीं माँगते। आप एक बार शिप लेके निकल गए किसी भी समुद्री मार्ग से, ज़रूरी थोड़ी वहाँ पर आके खर्चा करोगे। तो इसी में पहला नाम आता है नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, जो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। ये यूरोप, पश्चिम यूरोप और पूर्वी अमेरिका, इन दोनों को कनेक्ट करता है। ईस्ट अमेरिका और पश्चिम यूरोप, इन दोनों को कनेक्ट करता है और दोनों ही बहुत ज़्यादा विकसित हैं, जिसकी वजह से इस पूरे एरिया में अच्छे खासे डेवलप पोर्ट्स बनाए गए हैं, बंदरगाह बनाए गए हैं और पूरी दुनिया में सबसे 2 अमीर हिस्से आपस में ट्रेड कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस वाले रास्ते पे दुनिया का 25%, वर्ल्ड ट्रेड का 25% सिर्फ़ इसी रास्ते से होता है और इसीलिए इसको सबसे व्यस्त मार्ग और बिग ट्रंक रूट भी कहा जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा, 1 मार्कर में पूछी जाती है कि कौन से समुद्री मार्ग को बिग ट्रंक रूट कहा जाता है? तो जवाब है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। इसके अलावा इसमें देखिए, ये रहा नॉर्थ अमेरिका का ईस्टर्न हिस्सा, ये रहा यूरोप का वेस्टर्न हिस्सा, ये आपस में ट्रेड कर रहे हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड से। उसके अलावा फिर आता है हमारा भूमध्य सागरीय, हिंद महासागरीय मार्ग। बेसिकली ये ऐसा रास्ता है जो अमेरिका को और यूरोप को एशियन कॉन्टिनेंट के साथ कनेक्ट करता है और ये बेसिकली पुरानी दुनिया से होकर गुजरने वाला रास्ता है, कुछ इस तरह से आता है पूरा। और उसके साथ-साथ ये प्राचीन संस्कृतियों को, जैसे भारत की संस्कृति, चीन की संस्कृति, इन सबको आपस में जोड़ता है। और इस रोड पे कुछ इंपॉर्टेंट बंदरगाह जो आपको मैप के टाइम पे काम आएँगे, जैसे पोर्ट सैयद, अदन, मुंबई, कोलंबो, साउथहैम्पटन, लिवरपूल, सिंगापुर, ये सारे बंदरगाह इसी रूट पे आपको देखने को मिलते हैं। उसके साथ-साथ हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो रहता है केप ऑफ गुड होप समुद्री मार्ग। ये एक ऐसा समुद्री मार्ग है जो पहले तो बहुत इस्तेमाल हुआ, लेकिन बाद में बीच में एक सुएज़ नहर नाम की नहर बन गई। सुएज़ नहर को अगर आप देखोगे तो वो बीच में ये रहा, अफ्रीका और मिडल ईस्ट के पास ये जो छोटा-सा रास्ता है आप देख रहे हैं, इस रास्ते में यहाँ पर एक नहर बन गई जिसे आज हम सुएज़ नहर के नाम से जानते हैं। जब तक ये नहीं बनी थी तब तक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला रूट यही था, केप ऑफ गुड होप समुद्री मार्ग। अब ये जब से नहर बनी है तब से इसकी वैल्यू क्या हो गई है? कम। और इसका आज की डेट का सबसे बड़ा एक्टिव बंदरगाह वो है केप टाउन, जो साउथ अफ्रीका में पड़ता है। उसके अलावा नेक्स्ट रहता है आपका दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग। देखिए दक्षिणी अटलांटिक में अगर आप देखोगे थोड़ा ध्यान से, तो आमने-सामने कौन है? एक तरफ साउथ अमेरिका है और एक तरफ अफ्रीका है। अफ्रीका की तरफ आप कुछ ज़्यादा मान नहीं सकते, वहाँ पर ट्रेड वगैरह या उतनी विकसित कंट्रीज़ नहीं है। तो साउथ अमेरिका इसके साथ ट्रेड कम करता है, लेकिन इसी को अगर आप थोड़ा-सा और आगे देखोगे, तो आप क्या देखते हैं कि यहीं से इसी रास्ते से होते हुए ऑस्ट्रेलिया, इंडियन ओशन में भी एंटर किया जा सकता है। तो साउथ अमेरिका जो है सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र में ट्रेड करता है। उसके अलावा इस रूट पड़ने वाले जो मुख्य बंदरगाह हैं, वो है रियो दी जनेरियो, सैंटोस और ब्यूनस आयर्स। उसके अलावा उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग और दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग, ये अमेरिका को एशिया के साथ कनेक्ट करने का काम करता है। अमेरिका और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन सबको आपस में कनेक्ट करते हैं और ये इतना एक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति क्रिएट कर देते हैं जहाँ पर पूरी तरह से डेली-डेली ट्रेड नहीं हो सकता। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा रहता है, अब अगर रूट की पहचान करोगे तो नॉर्थ अमेरिका के सामने कौन-सा पड़ेगा? उत्तरी अटलांटिक। उसके अलावा साउथ अमेरिका के सामने दक्षिणी अटलांटिक। पैसिफिक ओशन यहाँ से पीछे जाते हुए ये ऑस्ट्रेलिया और एशिया के पास आके निकलेगा, तो ये इनसे व्यापार होता है। उसके साथ-साथ 2 नहरें, अब इन 2 नहरों को समझिएगा कहाँ-कहाँ पर है। देखिए, एक नहर तो आपकी यहाँ बनती है, ये जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच का रास्ता है, ये है पनामा नहर, जो कि ये भी मेन मेड है। उसके अलावा दूसरी नहर जो बनती है, वो आपकी एरी सुएज़ नहर, जो अफ्रीका और मिडल ईस्ट के बीच में देखने को मिलती है। अब इन 2 नहरों की अगर हम बात करें, तो पनामा नहर जो है बेसिकली ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर से जोड़ रही है। ध्यान से देखिएगा कि प्रशांत महासागर ये रहा, अटलांटिक महासागर ये रहा, इनके बीच का रास्ता ये ढूँढ दिया। तो ये नहर, पनामा नहर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ रही है। उसके साथ-साथ ये अमेरिकी सरकार द्वारा पनामा सिटी और कोलन सिटी के बीच में बनाई गई है और दोनों तरफ जो है 8-8 किलोमीटर का एरिया खरीद कर इसको एक्सपेंड किया गया था। इसको थोड़ा-सा आप यूट्यूब पे ही और सर्च करके देखिएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये इंजीनियरिंग का बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। उसके साथ-साथ इसकी वजह से जो दूरी पहले 13,000 किलोमीटर की थी, वो कम कर दी गई है और नहर टोटल 82 किलोमीटर की है। देखिए 13,000 किलोमीटर के बारे में बताता हूँ। जैसे पहले अगर आपको इस हिस्से से इस हिस्से पे आना है, तो आपको पूरा यूँ ट्रैवल करके आना पड़ता था। तो इतना रूट लंबा लग गया, अब ये रास्ता बीच में छोटा कर दिया है।
तो अब 13,000 किलोमीटर आपको कम चलना पड़ता है। उसके अलावा सुएज़ नहर की हम बात करें, तो सुएज़ नहर 1869 में तैयार हुई थी। इसके नॉर्थ में पोर्ट सैयद देखने को मिलता है और साउथ में इसका पोर्ट सुएज़। ये चीज़ याद रखिएगा, सुएज़ नहर के 2 हिस्से, नॉर्थ में कौन-सा पोर्ट है, पोर्ट सैयद, साउथ में कौन-सा है, पोर्ट सुएज़। और इसका जो निर्माण है बेसिकली भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए किया गया था। ठीक है? स्टार्टिंग बहुत छोटी सोच के साथ थी, लेकिन धीरे-धीरे ये इम्पोर्टेंट बन गया और आज की डेट में अगर यूरोप में से किसी भी देश को हिंद महासागर में आना है, इंडियन ओशन में आना है, तो उसके लिए गेटवे या उसका प्रवेश द्वार यही सुएज़ नहर है। उसके साथ-साथ केप ऑफ गुड होप को तो इसने क्रॉस कर दिया, पूरा ख़त्म कर दिया है और इस नहर की जो लंबाई है 193 किलोमीटर की है और इसकी वजह से एशिया, ख़ास तौर पे भारत और यूरोपीय देशों के जो व्यापारिक संबंध हैं, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़े हैं। उसके साथ-साथ अब हम अंतर्देशीय जलमार्गों की बात करें, अंतर्देशीय जलमार्ग में हम बेसिकली नदियों की बात करते हैं, रिवर्स की बात करते हैं, जो कि कई सारे देशों के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहले आती है आपकी राइन नदी, जो राइन रिवर है बेसिकली ये वेस्ट यूरोप की है। कहाँ की है ये? वेस्ट यूरोप। अब ये चीज़ याद रखिएगा, वेस्ट यूरोप क्यों स्टार्टिंग में कहा जा रहा है? क्योंकि यूरोप से ही आपको 2 नदियाँ देखनी है। एक हो गई आपकी पहली राइन जो कि जर्मनी और नीदरलैंड से होके गुज़र रही है, विकसित देशों से होके गुज़रती है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला अंतर्देशीय जल मार्ग है, यानी कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली नदी है। और ये कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, व्यावसायिक दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपको सीधा-सीधा पूरे के पूरे वेस्ट यूरोप का एक्सेस देती है, नियंत्रण देती है कि आप जाओ, जहाँ व्यापार करना है कर सकते हो। और इसके रूट में अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको कई सारे हिस्से देखने को मिल जाएँगे। इसकी भी एक बार इमेज ध्यान से देखिएगा, कौन-कौन से देश इसके आस-पास हैं। जैसे बेल्जियम है, लक्ज़मबर्ग है, ठीक है, स्ट्रासबर्ग है, ये सारी चीज़ें। उसके साथ-साथ आता है डैन्यूब। डैन्यूब आपकी यूरोप की है बट ये कौन-सी मिलती है आपकी ईस्ट यूरोप में। ये चीज़ याद रखिएगा। राइन आपकी वेस्ट यूरोप की है और डैन्यूब आपकी ईस्ट यूरोप की है। उसके साथ-साथ ये अंतर्देशीय जलमार्ग होने के साथ-साथ ये डैन्यूब नदी को ब्लैक फ़ॉरेस्ट से कई देशों तक लेके जाती है। तो ये ब्लैक फ़ॉरेस्ट से निकलने वाली इकलौती व्यावसायिक नदी है, कमर्शियल रिवर है और उसमें सबसे ज़्यादा गेहूँ, मक्का, इमारती लकड़ी, टिम्बर ये सब इस्तेमाल होता है और ये लगभग-लगभग 10 देशों से होकर गुज़रती है, जिसके अंदर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, माल्दोवा, यूक्रेन और रोमानिया है। अब इसके अगर आप डायग्राम की बात करें तो कुछ ये इस तरीके से होते हुए साउथ ईस्ट की तरफ निकल जाती है। ब्लैक सी में गिरती है, ये चीज़ याद रखिएगा। जो वोल्गा रिवर है कहाँ पे जाके गिरती है? ब्लैक सी में। इसके साथ वोल्गा जलमार्ग की अगर हम बात करते हैं, तो जो वोल्गा वाली है बेसिकली यूरोप को रूस से जोड़ती है। ये यूरेशिया वाले पार्ट में आती है। उसके साथ-साथ यहाँ पर गेहूँ और इमारती लकड़ियाँ, टिम्बर इन दोनों का सबसे ज़्यादा ट्रेड किया जाता है। उसके अलावा मिसिसिपी जलमार्ग देखिए ये नॉर्थ अमेरिका का है और बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि मिसिसिपी वाटरवे जो है बेसिकली एक नदी का नहीं, काफ़ी सारी नदियों का ये एक पूरा का पूरा ग्रुप है। जैसे आप देखेंगे, ये सारी नदियाँ मिसिसिपी को बना रही हैं। ये मेन आपकी जो डार्क ब्लू आ रही है, ये आ रही है आपकी मेन रिवर और इसके साथ में जो आ रही है, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, जिससे मिलकर पूरा का पूरा मिसिसिपी जलमार्ग बन रहा है। अब उसके साथ-साथ अगर इसमें आप थोड़ा-सा ऐड ऑन करते हैं, तो ये चीज़ याद रखना ये जाकर कहाँ पे ख़त्म हो रही है, गल्फ़ ऑफ मेक्सिको में, मेक्सिको की खाड़ी में जाके ख़त्म हो रही है। उसके साथ-साथ पूरी नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा नदी मंडल है, पूरा का पूरा लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है और ये इस ओरिजिन जो होता है, ये मिनेसोटा में इटास्का झील से शुरू होती है और लास्ट में मेक्सिको की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। उसका जो डेल्टा बनता है, ये पक्षी के पैर का बनता है, बर्ड्स के फुट का बनता है। उसके अलावा वायु परिवहन। वायु परिवहन की जब हम बात करते हैं, तो ये एक ऐसा परिवहन मार्ग है, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला क्यों? क्योंकि ये विकसित देशों की पहचान बन गया है, क्योंकि कम समय में आपको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचा सकता है, प्लस लंबी दूरी के लिए तो बहुत अच्छा है कि अगर आपको एक देश से दूसरे देश जाना है। लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी ख़ासियत क्या है कि जो बहुत ज़्यादा रेयर प्लेसेस हैं, दुर्गम स्थान है, वहाँ पर आसानी से आपको पहुँचा देगा। लाइक कितने भी बड़े आपको ग्लेशियर के ऊपर जाना हो, कहीं भी पहाड़ों पर जाना हो, ये आपको पहुँचा देगा। लेकिन दिक्कत वाली बात क्या है, बहुत ज़्यादा महँगा होता है, कॉस्टली होता है और उसके साथ-साथ ये सबसे ज़्यादा नॉर्थ अमेरिका में इस्तेमाल किया जाता है और इसको भी आप पूरे दुनिया में आज की डेट में व्यापार और परिवहन दोनों में इस्तेमाल करते हैं। और कुछ अगर मैप की दृष्टि से इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे लंदन, पेरिस, एम्स्टर्डम, पिट्सबर्ग, रोम, मेक्सिको ये सारे रहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। थैंक यू।